नमस्कार, मैं रोशन आनंद। दोबारा से मैं अपने दूसरे वीडियो को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम हमारे पहले वीडियो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को लेकर के बात किया था आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 के जो बुक है हिस्ट्री की, इतिहास की जो किताब है टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है द मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में जो सिलेबस कहता है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है उसके अंदर में, तो सर्वप्रथम जो सिलेबस कहता है कि हमें उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि उसके क्या-क्या सोर्सेस थे और मौर्यन एम्पायर के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन है, अशोक धम्म के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं कि मौर्य डायनेस्टी को जो मौर्यन एम्पायर है, इसको सेटअप किसने किया? यूँ कहें तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर जो मौर्यन एम्पायर के जो हुए वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस मौर्यन एम्पायर के अंदर में 3 लोगों का बहुत बड़ा ज़िक्र है, नाम है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे हैं बिंदुसार और तीसरे नंबर पे हैं अशोक, अशोक द ग्रेट या फिर सम्राट अशोक। अशोक को अलग भी कई-कई नामों से जाना जाता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि किन-किन नामों से उन्हें जाना जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया। ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। सेकंड थिंग अबाउट हिम, जो दूसरी बात उनके बारे में है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि वो एक लार्ज आर्मी को मेंटेन करते थे। ओके। और तीसरी बात उनके बारे में है कि वो नंदा डायनेस्टी को मगध प्रांत से उखाड़ फेंकने का काम किया और एनेक्स किया नंदा डायनेस्टी के ऊपर, अनेक्सेशन किया उसका। और तीसरी चीज़ जो इनके बारे में है कि इन्होंने जो सेंट्रलाइज्ड जो प्रोसेस के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी इन्होंने एक्वायर किया। पूरी तरीके से शामिल नहीं थे लेकिन मिली सबको लेकर के, है ना, क्योंकि इतना इनका बड़ा बाउंड्री हो चुका था मौर्यन एम्पायर का कि वहाँ पे पहुँचना इनके लिए संभव नहीं था। तो इन्होंने वहाँ के जो लोकल जो राजा जो थे उनको अपने साथ लेकर के, क्योंकि इनका ऐसा काम करने का तरीका जो था, तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के तहत उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। तीसरी बात है कि इनके सक्सेसर कौन हुए थे? इनके सक्सेसर हुए चंद्रगुप्त मौर्य के इनके अपने बेटे बिंदुसार। और बिंदुसार ने जो काम किया वो ये था कि उन्होंने मौर्यन एम्पायर के अंदर में जितने भी उसकी जो एरियाज जो थे, जो उसके प्रशासनिक तौर पे अगर हम देखें, उनके जो भी उनके काम थे, तो उसको उन्होंने पूरा जोड़ करके रखा, उसको बिखरने नहीं दिया। बल्कि उन्होंने एक चीज़ बड़ा अच्छा काम किया कि बिंदुसार ने कि बाउंड्री को बढ़ाया। मौर्यन एम्पायर के लिए एक अच्छा चीज़ ये है कि बिंदुसार ने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए बाउंड्री को आगे बढ़ाया। अब तीसरा सवाल ये है कि बिंदुसार के बाद मौर्यन डायनेस्टी के जो अगले शासक कौन हुए, अगले राजा कौन हुए? तो वो थे बिंदुसार के अपने ही बेटे अशोक, अशोक द ग्रेट या सम्राट अशोक। और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि जो भी मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन डायनेस्टी है, इसके जो भी राजा हो रहे हैं, ये एक के बाद एक वंशागत चला जा रहा है। वंशागत का मतलब हो गया कि हेरेडिटी। हेरेडिटी मतलब हो गया कि पिता के बाद उनका बेटा, फिर उस बेटे के बाद उनका बेटा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो सर्वप्रथम उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया। दूसरे नंबर पे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और तीसरे नंबर पे बिंदुसार के बेटे अशोक। तो एक दूसरे से इनका पारिवारिक संबंध है। तीसरी चीज़ है जो अशोक के बारे में हम जानेंगे, वो ये है कि जब कलिंग वॉर होता है तो अंजाम दिया था कलिंग वॉर को किसने? अशोक ने। और अशोक जब बैटल फील्ड में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जब जाते हैं वो वहाँ पे देखने को, तो उनको देखते हैं कि हजारों लोग वहाँ मारे गए हैं और मारे जाने का उनके ऊपर इतना असर होता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो
बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज़्म को वो अपनाते हैं। और इसके बाद ये अपना जो इनका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे अर्थ ये हो गया कि इन सब्जेक्ट प्रजा, और प्रजा को ये अपना बच्चा मान लेते हैं, अपना चिल्ड्रन मानते हैं, है ना। और जितने भी जो प्रजा है उसको बच्चा मानने के बाद अपना अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना ही इज़ माई ओन सन, ही इज़ माई ओन डॉटर। तो उस तरीके से उन्होंने उनकी आगे उनके लिए वेलफेयर का काम किया, मानवता के आधार पे इन्होंने उनके लिए जितना भी वेलफेयर के काम हो सकते थे उन्होंने किया। किसने किया? अशोक ने किया। तो ये इनकी उपलब्धि है अशोक की। ओके। और अशोक की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने आर्ट को लेकर के और हिस्ट्री को लेकर के बड़ा काम किया है। अगर हम देखेंगे अशोकन एडिक्ट्स को, तो ये अशोक के ही काम हैं जो आज भी मौजूद हैं। अशोक स्तंभ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे आज के वर्तमान समय में भारत के। ओके। तो ये उसी का जीता जागता उदाहरण है कि अशोक ने जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया था, और ये सभी चीज़ें इनके लिए इनको ग्रेट बनाती है कि एक राजा, एक अच्छा राजा कैसा होता है ना, जिसकी प्रजा खुश होती है। तो ये इनके कारनामे थे जो अशोक के थे। अब जो हमारा जो दूसरा विषय है मौर्यन एम्पायर को लेकर के, उसके अंदर में हमारा लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दो तरह के सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्स का अर्थ हुआ शाब्दिक अर्थ कि कोई भी चीज़ जो लिखित में है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल का अर्थ हुआ कि कोई भी चीज़ जो पत्थरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, आयरन्स पिलर के ऊपर, किसी भी तछेनी हथौड़ी या किसी अन्य टूल के माध्यम से अगर राजा की जो बातें हैं वहाँ पे दर्शाई गई हैं, उनके मैसेज को दर्शाया गया है, तो वो हमारा आर्कियोलॉजिकल कैटेगरी में आता है। सबसे पहला हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स दो तरह के हैं इन टर्म्स ऑफ मौर्यन एम्पायर को लेकर के। तो पहला जो हमारा लिटरेरी सोर्स है वो है अर्थशास्त्र। इसको लिखा है कौटिल्य ने, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त और फेमसली इज नोन एज चाणक्य। और जो दूसरा लिटरेरी सोर्स है वो है इंडिका, जिसको लिखने वाले एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। अब आते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो किन किन चीज़ों को डील करता है। अगर शाब्दिक अर्थ अगर आज के दौर में देखें तो उसका इकोनॉमिक्स से रिलेशन है, लेकिन मौर्यन एम्पायर के समय पे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जस्ट उलट इसका जो मैटर जो था, जो डील करता था, वो ये था कि इट यूज टू डील्स विद द पॉलिटिक्स। राजनीति से ये डील करता था। राजनीति के बारे में इसके अंदर मेंशन किया गया कि राजनीति किस तरह की होनी चाहिए मौर्यन एम्पायर के समय पर। दूसरी चीज़ है कि डिप्लोमेसी, और तीसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासन हमारा किस तरह का होगा। डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कि किस तरीके से हम अपने प्रमंडल को चलाएंगे, किस तरीके से हम अपने राज्य को चलाएंगे, है ना। जो ब्यूरोक्रेसी है, खास करके इसका फेमसली वी कैन से ब्यूरोक्रेसी, जो आज वर्तमान में जितने भी हम आईएएस वगैरह देखते हैं, जो उनका जो काम है, जो आईएएस वगैरह का, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक मौर्यन एम्पायर से हम अगर हम देखेंगे तो हम इस चीज़ को हम उससे जोड़ सकते हैं। अब आते हैं कि अर्थशास्त्र जो है उसको सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था 1909 में। 1909 में फाइंड आउट जो किया गया था, तो वो कहाँ मिला था? उससे पहले हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अर्थशास्त्र के बारे में हमें कहीं नहीं मिलता है, लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर में कई सारी किताबों के तह के अंदर वो दबा हुआ मिला हमें अर्थशास्त्र, और एक हिस्टोरियन ने उसे खोजा, और आज हमारे पास जो अर्थशास्त्र है वो इंग्लिश वर्जन में भी हमें उपलब्ध है, अंग्रेजी माध्यम में भी हमें उपलब्ध है। हम चाहें तो उस अर्थशास्त्र को हम आज भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ग्रीक जो एम्बेसडर जो थे, जिन्होंने इंडिका को लिखा, दूसरी जो हमारी लिटरेरी सोर्स है। तो जो ग्रीक एम्बेसडर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उनके शासन में उस समय वो
एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे आए थे और वो इंडिया विजिट करने के लिए आए थे। अपने ग्रीक रूलर सेलेलुकस निकेटर के कहने पर जब यहाँ पे वो आते हैं तो वो उन्होंने जो कुछ भी इंडिका के अंदर में लिखा है, जो यहाँ मौर्यन राजाओं के बारे में जो देखा और जो सुना, उसके आधार पे उन्होंने इंडिका के अंदर मेंशन किया है। अब दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनल जो इंडिका जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था वो खो चुकी है, वो आज उपलब्ध नहीं है। आज अगर हम ओरिजिनल इंडिका की बात करें, अगर हमें देखने को मिले कि हम खोजें और देखें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इट हैज़ बीन लॉस्ट। तो अब बचा क्या हमारे पास, इंडिका जब खो गई है तो लेटर पीरियड में जो कुछ राइटर्स थे जिनका नाम है यहाँ पे, जो ग्रीक राइटर्स थे, ऑथर्स थे, स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोरस, इन्होंने तीनों ने मिल करके जो उसके एक्सर्प्ट्स जो कुछ कुछ जो थे इसके इंडिका के, उसको इन्होंने माने असेंबल करके इन्होंने तीनों ने मिल करके लिखा है। अब जो इंडिका के अंदर में जो एक फेमस एक पैराग्राफ है जिसको इन्होंने मेंशन किया है, किसने, मेगास्थनीज ने, वो ये कहते हैं अपनी भाषा के माध्यम से कि द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो राजा जो है जब भी वो अपनी पब्लिक के बीच में जाता है तो बड़े शान शौकत से, बहुत सेलिब्रेशंस के साथ उसका सेवा सत्कार जो है, सामने लोग, ऑडियंस जो है वो उसकी आओ भगत स्वागत करते हैं। दूसरी लाइन ये कहती है कि ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालकी, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. ऐसा मान्यता है कि जो इंडिका के अंदर में कि जो राजा जो है उसको पालकी में बैठा के लेके जाया जाता है। आज पालकी हम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उस दौर में पालकी हुआ करती थी। उस पालकी के अंदर में वो बैठ करके राजा अपने जनता के बीच में जाते थे और उनको जो गार्ड करते थे, वो कौन करते थे, गार्ड मतलब उनको प्रोटेक्ट जो करने वाले जो थे वो थे एलिफेंट्स, जानवरों में एलिफेंट, जिसको बहुत सोना जेवरात से, उसको चांदी से, उसको ना पूरा एलिफेंट को पूरा सजा दिया जाता था राजा के सम्मान के लिए कि ये राजा का गार्ड है भाई, तो इसको इस तरीके से हमें सजाना है, और सजाया जाता था। अब कुछ गार्ड्स ऐसे भी थे जैसे कि ट्रीज को भी वो साथ में लेकर के चलते थे, और ट्रीज के ऊपर क्या करते थे, पैरट्स बैठा दिया करते थे, जो कि राजा को क्या करते थे, वो सभी सर्कल करके रखते थे। ओके, और उस ट्रीज के ऊपर क्या बैठते थे, तोता, पैरट वगैरह को भी बैठाया जाता था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमन। अब किंग भाई है, घूम रहे हैं, पब्लिक प्लेस में गए हैं, तो उनको कोई तो प्रोटेक्शन, मैन प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। हाथी के प्रोटेक्शन है, ट्रीज का प्रोटेक्शन है, लेकिन व्हाट अबाउट मैन प्रोटेक्शन? तो मैन प्रोटेक्शन के रूप में वहां पे आर्म्ड वुमन होती थी, पूरा हथियार बंद औरतें होती थी, जो आर्मी, जो हम आज के दौर में जानते हैं कि आर्म्ड वुमन, हम देखते हैं आर्मी में भी औरतें होती हैं, लेडीज। तो वो मॉडर्न एम्परर्स को वो लोग इस तरीके से गार्ड करते थे। दूसरी चीज है कि जो राजा जो थे वो बहुत डरे हुए होते थे कि कहीं उनके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, कोई उनको मार ना दे, है ना। इस वजह से वो इस तरीके से वो बाहर जनता के बीच में जाते थे। और एक मान्यता ऐसी भी थी कि किसी भी कमरे में राजा 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, 2 दिन के बाद वो अपना कमरा बदल दिया करते थे। तो ये मान्यता थी आपका इंडिका के अंदर में, जिसको मेगास्थनीज ने मेंशन किया है अपने शब्दों में हूबहू। और इसी तरीके से अब जो हमारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वेस थे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।